नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय कीची आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में जो आप लोगों के थर्ड ईयर के सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें हम लोग जो हैं वह यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बातें कर रहे थे। ठीक है, अब विद्यार्थियों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात हमने की तो उसमें हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज इनकी बात की। आज जो है हम फ्रांसीसी जो हैं इनके आगमन की बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो था 18वीं सदी का भारत, और उसमें सब टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इसमें जो है हमने पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश की बात कर ली। आज हम जो है चौथी कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है फ्रांसीसी। ठीक है, अब फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन सबसे बाद में हुआ है। 1604 से 1609 के मध्य 1604 से 1609 के मध्य जो है दो बार फ्रांसीसी सरकार ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, किंतु ये असफल रही। 1644 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और इस कंपनी को व्यापार के साथ साथ उपनिवेश स्थापित करने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम भी सौंपा गया। नवोदित फ्रेंच कंपनी जो है वह लगभग 1668 में सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक कारखाना या केंद्र बना रही है, और 1669 में मछलीपट्टनम और 1674 में पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर रही है। तो अब जो है कुछ जानकारी आपको ये इसीलिए भी आवश्यक हो जाएगी क्योंकि इनका जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष हुआ है। तो बात करते हैं कि यूरोपीय कंपनी में फ्रांस की सबसे जो कंपनी है वह सबसे अंत में आ रही है। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी देश इंडे से ओरिएंट की स्थापना की है। तो 1664 ईस्वी में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है, और इसका दूसरा नाम है कंपनी देश इंडे से कंपनी देश इंडे से ओरिएंटल लेस कहीं अगर आपको कंपटीशन में ये प्रश्न पूछ ले कि नाम क्या है तो आपको ये ध्यान में रखना है। और 1668 में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में सबसे पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ठीक है, तो नवोदित फ्रेंच कंपनी ने 1668 में सूरत में प्रथम कारखाना
या व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है। और इसके पश्चात जो है 1669 में मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच कोठी की स्थापना की। तो पहली की भी बात करते हैं, दूसरी भी महत्वपूर्ण है, और दूसरी की कर लेते हैं मछलीपट्टनम में। ठीक है। और इसके पश्चात जो है बात करते हैं 1669 में मछलीपट्टनम में, कहीं कहीं ये मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। और उसके पश्चात जो है 1674 में पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है। अब विद्यार्थियों यह देखते हैं कि इसी समय कलकत्ता से 16 मील की दूरी स्थित चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी बस्ती कायम की गई है। अब यहाँ से जो है लगभग कलकत्ता से 16 मील दूर चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की गई है। और 1672 से 1713 के मध्य यूरोप में फ्रांस और हॉलैंड के मध्य युद्ध हुआ है। तो बात करते हैं कि इसका जो है एक तरफ जो है वो पहले से ही पुर्तगाली, डच और यूरोपीय जो है अंग्रेज जो है वह यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। और उसके पश्चात जो है दूसरी और जो है अब फ्रांसीसी यहाँ पर आकर स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। स्थान आप देखेंगे मछलीपट्टनम, जहाँ पर अंग्रेज जो है वह अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर चुके हैं। और अगर आप बात करते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कोरोमंडल तट, यहाँ पर भी जो है वह अंग्रेज स्थापित हो चुके हैं। और अगर इससे पहले इन्हीं केंद्रों की बात करते हैं तो डच और पुर्तगाली भी जो है उनके भी ये केंद्र रहे हैं। तो इसी के चलते जो है इनमें संघर्ष होना लाजमी है। अब 1672 से 1713 के बीच में हॉलैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध चला। 1693 में भारत में डचों ने पांडिचेरी को जीता और यूरोप में शांति हो जाने के बाद डचों ने पांडिचेरी को वापस लौटा दिया। फ्रांस के शासक लुई 14वां जो है वो आजीवन युद्धों में व्यस्त रहा है। तो यहाँ बात करते हैं कि पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी वह मुख्य बस्ती के रूप में रहा है। और इसके पश्चात जो है फ्रांसीसी की बात कर रहे थे कि लुई 14 आजीवन युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उनकी स्थिति खराब रही और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वह अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में पिछड़ गई।
तो यहाँ जो है यह बात आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 1672 से 1713 के मध्य, 1672 से 1713 के मध्य फ्रांस और हॉलैंड के मध्य युद्ध चलता रहा। और 1693 में भारत में डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया। 1693 में डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया। और इसके पश्चात जो है फ्रांस और फिर जो है वापस बाद में लौटा दिया। किसे? फ्रांसीसियों को। ठीक है। इसके पश्चात हमने ये बात की कि लुई 14वां जो है वो आजीवन युद्धों में व्यस्त रहा है और व्यस्त होने के चलते जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति जो है दूसरों की तुलना में खराब रही और जो है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वह अन्य की तुलना में खड़ी नहीं हो सकी। और परिणाम स्वरूप 1720 ईस्वी में एक नई फ्रेंच कंपनी स्थापित की गई और उसे भी पर्याप्त आर्थिक सहायता दी गई। ठीक है। 1720 में ये जो दूसरी फ्रेंच कंपनी स्थापित की, ये धीरे धीरे जो है प्रगति करती गई और उसका व्यापार भी बढ़ता गया। कुछ दूसरे स्थानों पर व्यापारिक केंद्र भी उसने खोले और जैसे मालाबार के समुद्री तट पर, माही और कोरोमंडल तट पर जो है फ्रेंच कंपनी का अधिकार रहा। अरब सागर में स्थित मॉरिशस द्वीप पर भी उनका अधिकार रहा और जो है फ्रांसीसी धीरे धीरे जो है वो सुदृढ़ सामूहिक शक्ति के रूप में उभरी। तो फ्रेंच कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ जो पहली फ्रेंच कंपनी स्थापित हुई थी यह कमज़ोर हुई और 1720 में पुनः फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है। फ्रेंच लोगों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारिकल को जीता। फ्रांस प्रारंभ में फ्रेंच कंपनी जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए थी, लेकिन डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद में फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई। तो यहाँ तक जो है यह जो कंपनी बनी है, ये कंपनी जो है यह केवल व्यापारिक उद्देश्य से, इनका उद्देश्य जो है वह व्यापारिक था। लेकिन जब इस कंपनी का गवर्नर जो है वह डुप्ले बना तो ये कंपनी का उद्देश्य जो है वह राजनीति में हस्तक्षेप करना हो गया। ठीक है। अब जो है इस राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अंग्रेजों और फ्रांसीसी में कर्नाटक युद्ध हुए हैं। तो इस राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते जो है अंग्रेजों में और ब्रिटेन वालों में और फ्रांसीसी वालों में कर्नाटक के युद्ध हुए, जो कि आपके सिलेबस में दिए हैं। कोरोमंडल तट पर स्थित कर्नाटक के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में 20 वर्ष तक कहाँ हुआ ये?
कोरोमंडल, तट पर लगभग 20 वर्षों में। ठीक है, इस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था। इस समय जो कर्नाटक है, कर्नाटक अधीन है दक्कन के। ठीक है, इसके अधीन है। तो अब जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बात करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर लंबे समय तक स्थायी रही, उसका कारण क्या रहा, और फ्रांस जो है वह ब्रिटेन से कर्नाटक के युद्ध में क्या पराजित हुए या विजित हुए हैं, ये जो है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विद्यार्थियों, आज केवल हम फ्रांसीसी कंपनी के आगमन की ही चर्चा कर रहे थे। अब कर्नाटक के युद्ध से इन दोनों कंपनियों के संघर्ष को भी जो है दिखाएंगे, और उसके पश्चात कौन सी कंपनी जो है वह भारत में स्थायी होगी, यह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पिछला जो पुराना वाला है वह साथ साथ में पढ़ते रहें। अब अगर थर्ड ईयर के सिलेबस की बात करूं और अगर पुराना वाला नहीं पढ़ते हैं तो नए वीडियो में आपको जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पुरानी वीडियो देखकर आप जो हैं वह फिर ये नया वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ में इन्हें राइट डाउन भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथी जो हैं सहपाठी हैं उन्हें भी महाविद्यालय से जोड़ें, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से जोड़ें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।